स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा। राज्य में 50 से अधिक इनक्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बजट 2023 में स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड के रूप में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यूपी आईटी और स्टार्टअप नीति 2020 के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इनोवेशन हब ये उत्तर प्रदेश में एक बेंचमार्क स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए सन्निहित है। इनोवेशन हब का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता की भावना पैदा करना और उन्हें समाज के परिवर्तनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। यह फंड रुपये 4000 करोड़ का होगा। राज्य सरकार के पास रुपये 400 करोड़ का हिस्सा होगा, जबकि शेष 3600 करोड़ रुपए निजी निवेशकों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 मुख्य विशेषताएं। नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की तारीख से 5 साल तक के लिए लागू होगी। यह 10,000 से अधिक स्टार्टअप के निगमीकरण में भी मदद करेगी। यह नीति एक सक्षम कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देगी और उत्कृष्टता का एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी। यह नीति लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब भी स्थापित करेगी। यह नई स्टार्टअप नीति चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, शिक्षा, परिवर्तन, पर्यटन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एक समान महत्व देगी। यह नीति अतिरिक्त उष्मायन और वित्तीय सहायता के साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उपक्रमों को विशेष बल प्रदान करेगी। इस क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल होना। राज्य के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना समर्थन करना। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COE स्थापित करना। लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर स्थापित करना। इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश में एक आदर्श स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रणाली विकसित करने हेतु रणनीतिक सहभागिता करने के लिए सन्निहित है। इनोवेशन हब का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जागृत करना एवं उन्हें समाज के चेंज मेकर बनने हेतु प्रेरित करना है। इसका लक्ष्य सभी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सुगम संचालन में भागीदारों के लिए आइडिया टू कमर्शियलाइजेशन से एक रोडमैप बनाकर उत्तर प्रदेश में नवोन्मेष व उद्यमशीलता स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक स्टार्टअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। हब एंड स्पोक मॉडल इनोवेशन हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा एवं उत्तर प्रदेश राज्य में नवोन्मेष केंद्रों एवं छात्रों, स्टार्टअप्स व इंक्यूबेटरों को अत्याधुनिक मूल आवश्यकताओं व विश्व स्तरीय प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे। इस इनोवेशन हब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अनुभवी एवं प्रख्यात उद्योगपतियों के सलाहकार बोर्ड, निदेशकों की एक कार्यकारी समिति एवं सहायक कर्मचारियों के साथ एक समर्पित इंक्यूबेटर व स्टार्टअप विशेषज्ञ टीम द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। दूरदर्शिता अगले 3 वर्षों में भारत में सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल इंक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम विकसित करना। लक्ष्य सामाजिक व आर्थिक रूप से व्यवहार्य नवोन्मेषी उद्यमों व
स्टार्टअप का पोषण और विकास करना, जो परामर्श, अनुदान व वित्त पोषण, निवेश, नेटवर्किंग प्रदान करके और सरकार के साथ व्यापार के अवसर पैदा करके नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करने के लिए विभिन्न संबद्ध पारिस्थितिक तंत्रों को सक्षम करके राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। उद्देश्य: भौतिक अवसंरचना एवं कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का विकास करना, नवोन्मेष व उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों व संकायों को प्रोत्साहित करना, नवोन्मेष को लगातार बढ़ावा देने व चिन्हित करने के लिए उद्योग के साथ सक्रिय संवाद। अगले 3 वर्षों में स्टार्टअप्स को उत्तर प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर और प्रत्येक जिले में कम से कम एक की स्थापना करके 25 मिलियन वर्ग फुट कार्यस्थल का विकास करना, विभिन्न विषयों में विचारों को उत्पन्न करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना जिसे सफल नवीन प्रौद्योगिकियों, उत्पादों व सेवाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षा की शुरुआती चरणों में सीखने, प्रयोग व नवाचार के लिए सही वातावरण और समर्थन प्रणाली बनाकर मानव पूंजी का विकास करना, सरकारी फंड व अन्य उपकरणों के माध्यम से अस्थायी वित्त पोषण मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करके ग्रामीण व सामाजिक उद्यम क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, छात्रों व शिक्षकों को व्यापक आधारित लक्ष्य को संरेखित करने के लिए प्रेरित करना, अर्थात छात्रों के बीच रोजगार व उद्यमशीलता की क्षमता को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी विकास व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, स्टार्टअप की कल्पना करने के लिए मेंटरशिप, मार्गदर्शन व समर्थन प्रदान करना, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास व स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों व वित्तपोषण एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उत्तर प्रदेश स्टेट इनक्यूबेटर रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत के माध्यम से राज्य में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करना तथा उत्तर प्रदेश इनोवेशन अवार्ड्स के माध्यम से नवोन्मेष को सम्मानित करना। सरकार के कुछ अन्य उपाय: युवाओं को सशक्त बनाना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 14 से 35 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को उनकी पसंद के व्यवसायों में प्रशिक्षित करना और अकुशल और अर्धकुशल कार्यबल के कौशल के अधिग्रहण और उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अधीन राज्य के पात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाना, स्कूलों का कायाकल्प करने और बुनियादी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प योजना। कृषि: राज्य में 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं और बजट 2023 में कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के कृषि त्वरक कोष का प्रस्ताव है। जैविक खेती बोर्ड और यूपी इनोवेशन फंड प्राकृतिक खेती में स्टार्टअप्स और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा नीति 2022 जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन GIS 2023 में झांसी, सोनभद्र, गोरखपुर, नोएडा, मिर्जापुर और जौनपुर, प्रयागराज में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपए के 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जैव ऊर्जा GIS 2023 में 46,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बुंदेलखंड क्षेत्र में 2600 किमी के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना जिसमें अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क शामिल हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 इसमें 34 लाख करोड़ रुपए के
19,250 MOU साइन किए गए। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, उच्च शिक्षा, औद्योगिक पार्क, IT सक्षम सेवाओं जैसे नवाचार आधारित क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2022 या 1,000 करोड़ रुपए तक की सभी परियोजनाओं पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। यूपी डाटा सेंटर नीति 2021, नोएडा में डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट शहर, 10 स्मार्ट शहर जिनमें कुल 5,753 करोड़ रुपए की लागत से 259 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यूपी बजट 2023 कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में शहरी बुनियादी ढांचे और मेट्रो रेल के विकास पर केंद्रित है। स्वास्थ्य, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत प्रदेश के 45 जनपदों में चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं तथा 14 जनपदों में निर्माणाधीन है। बजट 2023 में 14 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल इंस्पायर छात्रवृत्ति, विज्ञान के अध्ययन के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करने हेतु रामानुजन फेलोशिप, यह भारत के बाहर के प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए है। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट, F नर्चरिंग किरण योजना, क्षमता निर्माण के लिए महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर प्रदान करना। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, SIH छात्रों के समाज की कुछ दबाव वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अटल इनोवेशन मिशन, पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क और इम्प्रेस, सामान्य उद्देश्य सामाजिक और शुद्ध विज्ञान में भारत के विशिष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नवाचार का रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव, रोजगार उत्पन्न, इनोवेशन नई नौकरियों के निर्माण की ओर ले जाता है। जब कंपनियां नवीन उत्पादों, सेवाओं या तकनीकों को पेश करती हैं तो उन्हें विकसित करने, उत्पादन करने, बाजार में लाने और उन्हें बनाए रखने के लिए एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। इससे अनुसंधान और विकास, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, बिक्री, विपणन, ग्राहक सहायता और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे मॉडल कैरियर सेंटर परियोजना के तहत NCS प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय लखनऊ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयागराज, रोजगार कार्यालय गाजियाबाद, मिर्जापुर, बरेली, आगरा, सहारनपुर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बिजनौर और बहराइच में स्थापित नवविकसित मॉडल मुजफ्फरनगर कैरियर सेंटर टूल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परामर्श सुविधा प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट क्रांति के कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। तकनीकी नवाचार के कारण आज उत्तर प्रदेश में बैठकर BPO के जरिए विदेशों में सेवा दे पाना संभव हुआ है। आज परिवहन, ई-कॉमर्स में नवाचार के कारण बहुत से लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है। राज्य की बढ़ती जनसंख्या को नवाचार के माध्यम से नए उद्योग और सेवा क्षेत्र की स्थापना करके रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, परंतु राज्य में कामगार समूह की अधिक जनसंख्या को देखते हुए ऐसे नवाचार को सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिए जिनसे लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल अवसर पड़ता है। उद्योग परिवर्तन, नवाचार उद्योगों और क्षेत्रों को बदल सकता है जिससे रोजगार की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। जैसे जैसे नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को पेश किया जाता है, कुछ नौकरियां अप्रचलित या स्वचालित हो सकती हैं, जबकि अलग अलग कौशल की आवश्यकता वाली नई नौकरियां सामने आ सकती हैं।
उदाहरण के लिए ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति कुछ नियमित और दोहराए जाने वाले कार्यों को समाप्त कर सकती है, लेकिन डेटा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित पदों की मांग पैदा कर सकती है। कौशल आवश्यकताएं। नव प्रवर्तन अक्सर नौकरियों की कौशल आवश्यकताओं में परिवर्तन लाता है। जैसे जैसे नई तकनीकों और प्रथाओं को अपनाया जाता है, श्रमिकों को रोजगार योग्य बने रहने के लिए नए कौशल हासिल करने या अपने मौजूदा लोगों को अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। यह चल रही शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपस्किलिंग पहलों की मांग पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति जो अनुकूलनीय हैं और उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप आवश्यक कौशल रखते हैं, नवीन उद्योगों में रोजगार के अवसरों को खोजने के लिए की अधिक संभावना है। उद्यमिता और स्टार्टअप। नवोन्मेष उद्यमशीलता और स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देता है। नवाचार के अवसरों की पहचान करने वाले व्यक्ति या समूह अपना खुद का व्यवसाय बना सकते हैं, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास हो सकता है। स्टार्टअप अधिक चुस्त और अभिनव होते हैं, स्थापित उद्योगों को बाधित करते हैं और नए बाजार बनाते हैं। उन्हें अक्सर विविध प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है और वे रोजगार सृजन में योगदान कर सकते हैं। आर्थिक विकास। नवाचार आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। यह उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। जब व्यवसाय नया करते हैं तो वे अक्सर अपने संचालन का विस्तार करते हैं, नई तकनीकों में निवेश करते हैं और नए बाजारों का पता लगाते हैं। यह विस्तार और विकास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करता है। पुनर्कौशल और परिवर्तन। जबकि नवाचार से रोजगार सृजन हो सकता है, यह कुछ व्यवसायों या उद्योगों को बाधित भी कर सकता है। तकनीकी प्रगति या बाजार की बदलती ज़रूरतों के कारण कुछ नौकरियां बेमानी या मांग में कम हो सकती हैं। ऐसे मामलों में नए कौशल प्राप्त करने और बढ़ते क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसरों के लिए परिवर्तन करने में व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए पुनर्कौशल और परिवर्तन कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप। नवाचार उद्यमशीलता और स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। बाजार में नवीन विचारों को लाने वाले उद्यमी नए व्यवसाय बनाते हैं, जो बदले में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। स्टार्टअप में पारंपरिक उद्योगों को बाधित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। बेहतर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता। नवाचार नई तकनीकों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तरीकों को शामिल करके उत्तर प्रदेश दक्षता में सुधार कर सकता है, लागत कम कर सकता है और उत्पादन बढ़ा सकता है। बदले में यह राज्य के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। अवसंरचना का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इनोवेशन की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में प्रगति से कनेक्टिविटी, परिवहन प्रणाली और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार की संभावना है। नवाचार का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश अपनी बुनियादी ढांचे को बढ़ा सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। सामाजिक विकास। नवाचार सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है और सामाजिक विकास में योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा में नवाचार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, निदान और उपचार तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा में नवाचार सीखने के परिणामों को बढ़ा सकते हैं और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ा सकते हैं। सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर
उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। नवाचार के माध्यम से समाज को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराया जा रहा है। सरकार के लिए तकनीकी नवाचार के कारण लोगों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहुंचना संभव हुआ है। सरकार तकनीक के माध्यम से समाज के वंचित और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाती है। उनके लिए योजना बनाते समय उनसे राय मशवरा कर सकती है तथा उन तक पहुंचने वाले की निगरानी कर सकती है। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए डिजिटल युग में नवाचार और तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा एक वरदान की भांति उपयोगी साबित हुए हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर हुए हैं। आज महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। तकनीकी नवाचार के कारण महिलाओं के घर से भी कार्य करने की अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को पहचान दिलाना है जो परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ चल रही है और नवाचार और प्रौद्योगिकी की दुनिया में लैंगिक समानता की आवश्यकता को भी उजागर कर रही है। तकनीकी नवाचार के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आई है, जिसका लाभ जनमानस तक पहुंच रही है। टेली चिकित्सा के जरिए सुदूर क्षेत्र में भी बेहतर चिकित्सा परामर्श पहुंचाया जा रहा है। सतत विकास नवाचार पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और समाधानों को बढ़ावा देकर सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसमें अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि में नवाचार शामिल हैं। टिकाऊ नवाचारों को अपनाने और लागू करने से उत्तर प्रदेश पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकता है और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता नवाचार किसी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करके और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करके उत्तर प्रदेश खुद को नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है और वैश्विक निवेश और भागीदारी को आकर्षित कर सकता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है। कृषि का विकास कृषि क्षेत्र में उर्वरकों, उन्नत बीज, सिंचाई के क्षेत्र में नवाचार के कारण फसल उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। बेहतर उत्पादन से खाद्य सुरक्षा के साथ ही साथ कृषक वर्ग के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। भ्रष्टाचार में कमी तकनीकी नवाचार के कारण भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों आदि की निगरानी करना भी संभव हुआ है। विभिन्न विभागों में निगरानी कैमरे, लोगों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल को उपलब्धता ने रिश्वतखोरी को कम करने में सहायता पहुंचाई है। जहां नवाचार रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करती हैं, वहीं कभी कभी इसका दुरुपयोग भी देखा जाता है। नवाचार के कारण आजकल मशीनीकरण की प्रचलन बढ़ती जा रही है। बढ़ती मशीनीकरण रोजगार की सृजन की जगह पर रोजगार को कम कर रही हैं। आज कल परिवहन क्षेत्र में स्वचालित गाड़ियां आ रही हैं, जिससे भविष्य में लाखों ड्राइवरों के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में रोबोटों के बढ़ते प्रयोग इन क्षेत्र के रोजगार पर नकारात्मक असर डाल रही हैं। ऐसे में पहले से ही बेरोजगारी का सामना कर रहे प्रदेश में रोजगार संकट और बढ़ जाने की खतरा है। सोशल मीडिया जैसे नवाचार का दुरुपयोग कभी समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए किया जाता है। तकनीक कभी समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए किया जाता है। तकनीक का उपयोग भ्रामक खबरों को तेजी से फैलाने के लिए किया जाता है।
आजकल देखा गया है कि तकनीकों का प्रयोग जातीयता, राजनीतिक तथा धार्मिक गोलबंदी बनाने के लिए भी किया जाता है। तकनीकी क्रांति ने आज बच्चों की पहुंच तकनीकों तक आसानी उपलब्ध करा दी है। ऐसे में बच्चों का पहुंच अश्लील वेबसाइटों तक हो जाता है, जो बच्चों के विकास के लिए बाधक है। कभी कभी तकनीकी नवाचार का दुरुपयोग महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे साइबर दुर्व्यवहार के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के एक इनोवेशन फंड की स्थापना की है। अपने विभिन्न पहलों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम कर रही योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। नवाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कई कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना, अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित करना और नवीन कंपनियों के विकास का समर्थन करने के लिए अधिक अनुकूल नीतियां, वित्त पोषण और संसाधन प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और लोगों को नवीन उद्योगों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है समाप्त होता है। बाकी यहाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न, इनको भी हम लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की। बस नेचर देखा जा सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं इनको भी। अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? इस योजना के अंतर्गत चयनित पूर्वी उत्तर प्रदेश के नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा, 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। पाँचवा, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। छठा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लोकप्रिय लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करें। सातवां, मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल के कार्यों और संबंधों पर विचार करें। आठवां, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं एवं सुधारों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका की जांच करें। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। यह यूपी में कितना कारगर है? 13वां, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियों और उनके समाधान पर एक टिप्पणी लिखिए। 14वां, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन परिपथ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति का वर्णन कीजिए। हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन क्षमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव इको पर्यटन परिपथों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अपेक्षित प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के विकास विशेष रूप से इसके विकास और राज्य की सांस्कृतिक विरासत में योगदान का अन्वेषण करें। शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसकी प्रमुख विशेषताओं, शैलियों और महत्व पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य पर मुगल वास्तुकला के प्रभाव का
विश्लेषण कीजिए। राज्य में उल्लेखनीय मुगल स्मारकों, उनकी स्थापत्य विशेषताएं और उनके सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों का आकलन कीजिए। प्रमुख घटनाओं और शामिल नेताओं का विश्लेषण करें और उत्तर प्रदेश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पर विद्रोह के प्रभाव का मूल्यांकन करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका का विश्लेषण करें। 5वां, 1920 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। उन कारकों की पहचान कीजिए जिनके कारण राज्य में इसकी व्यापक भागीदारी हुई है। 6, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के योगदान का आकलन कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की गति पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 7वां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 8वां, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों में किसान सभा की भूमिका की चर्चा कीजिए। 1920 के दशक के दौरान संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य रूपों के महत्व और सांस्कृतिक विविधता का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश में मौजूद प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करें और उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का आकलन करें। उत्तर प्रदेश में बढ़ती शहरी आबादी ने कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। 13वां, उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 14वां, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति की गतिशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चुनौतियों और संभावनाओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में स्थानीय शासन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका और महत्व का आकलन करें। राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधानों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन की चुनौतियों और निहितार्थों का विश्लेषण करें। शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और राज्य में सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की पहल की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। 18वां, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा में योगदान देने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। 19वां, उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोक सेवाओं की चर्चा करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 20वां, उत्तर प्रदेश में प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा करें। 21वां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए और इसके सामने मौजूद चुनौतियों और उपायों पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में अंकेक्षण के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। राज्य के हितों की रक्षा में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हुए इससे निपटने के उपायों पर चर्चा करें। 25वां, राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में शासन और सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। 26वां, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली क्या है और क्या राज्य के शासन और विकास में कैसे योगदान करती है। 27वां, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं और उनकी प्रभावशीलता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
28वां, उत्तर प्रदेश में महिला अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां और पहलें क्या हैं? 29वां, उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय सरकार की भूमिका और महत्व क्या है? यह राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन में कैसे योगदान देता है? 30वां, सुशासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए उपायों की चर्चा कीजिए। 31वां, उत्तर प्रदेश में सिटीजन चार्टर की अवधारणा क्या है? यह राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को कैसे बढ़ाता है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक परिणामों तक पहुंच को कैसे प्रभावित किया है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की क्या भूमिका है? यह राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में कैसे योगदान देता है? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन के सामने क्या चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में निवारण नीति की रूपरेखा और प्रभावशीलता क्या है और यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों और सेवाओं में नागरिकों की शिकायतों का समय पर और कुशल समाधान कैसे सुनिश्चित करती हैं? 36वां, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा करते हुए एनजीओ के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। 37वां, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने और राज्य में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? 38वां, उत्तर प्रदेश द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे उपायों की चर्चा कीजिए। 39वां, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 40वां, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं? इनसे निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा कीजिए। 41वां, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं? 42वां, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और राज्य में संगठित आपराधिक समूहों के प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने और उन्हें कम करने के लिए सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रमुख चुनौतियां और पहल क्या हैं? उत्तर प्रदेश द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं? राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। देश के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। जल शक्ति मिशन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 49वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी नई पर्यटन नीति के महत्व की चर्चा करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 50वां, नवाचार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए।